बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। TT8 ट्रांसलेशन का 8th लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ट्रांसलेशन की बड़ी फरमाइश चल रही थी, CSS के एग्ज़ाम्स करीब हैं तो ज़ाहिर उससे रेलेवेंट चीज़ें इसके बाद फिर इंशाल्लाह प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग को भी कंप्लीट करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए सैयद फैज़ान साहब ने ये 4 सेंटेंस मुझे भेजे थे जो उन्हें मुश्किल लग रहे थे। इनकी ट्रांसलेशन मैं भी कर देता हूँ और इसके फ़ौरन बाद TT9 आएगा जो CSS के लिहाज से जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए आता है वो पूरा पैराग्राफ में करके आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। फर्स्ट सेंटेंस है, दुनिया का दस्तूर है। अच्छा, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि बच्चे घबरा जाते हैं। असल में दुनिया का दस्तूर है कि कोई बशर, अब बशर जो है समझ ले बंदा, कोई शख्स रंज से खाली नहीं। हाँ जी, ये सेंटेंस है। दूसरा यहीं लिख देता हूं, हमदर्दी एक कुदरती खासियत है। अच्छा जी, अब इनका ट्रांसलेशन कैसे होगा देखिए। मैंने जो टेक्निक बताई थी उसी लिहाज से करेंगे। दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर को कहते हैं ट्रेडिशन। वैसे एक दस्तूर और होता है जिसको आइन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो वाली बात नहीं है। दुनिया का दस्तूर है यानी रिवायत है। का ऑफ दुनिया, द वर्ल्ड है, इज। अब मुझे यहाँ एक्सप्लेटिव यूज़ करना पड़ेगा, इट, जिसके बगैर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इट इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड दैट, के कोई एनी और नहीं, तो कोई नहीं को मैं मिलाकर, कोई और नहीं को मिलाकर मैं यहां कर दूं नन। कोई बशर नहीं यानी कोई शख्स नहीं, तो मैं कहूंगा नोबडी, नन। ठीक है ना। रंज कहते हैं सौरो, गम। से ऑफ खाली, एम्प्टी। यहां पर खाली का मतलब एम्प्टी नहीं है। देखिएगा, किसी चीज़ से खाली होने का मतलब किसी चीज़ से पाक होना, यानी फ्री फ्रॉम। इज़ यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ है था जो इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी बशर रंज से खाली नहीं है। अब वो है इस्तेमाल नहीं हुआ मगर वो अंडरस्टूड है। अब मिलाइए, देखिए, इट इज़ a tradition of the world, दुनिया की रिवायत है, दुनिया का दस्तूर है। प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड, उसूल है, ये उसूल भी है। प्रिंसिपल भी आ सकता है यहाँ, क्योंकि जब आप अल्फाज जमा कर लेंगे तो फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकेंगे। दैट नन इज फ्री फ्रॉम सॉरो, यानी कोई गम से आज़ाद नहीं है, यानी रंज से खाली नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, हमदर्दी। हमदर्दी को हम कहते हैं सिंपथी। ठीक है, एक
ए कुदरती नेचुरल खासियत है। अच्छा जी, है इज़। अब कुदरती खासियत तो नेचुरल प्रॉपर्टी कहूँ? नहीं, बेसिकली जो इंसान के अंदर कुदरती खासियत होती है, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट। अब यहाँ एन आ जाएगा तो हम कहेंगे सिंपथी इज एन इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब ही क्या है? कुदरती खासियत। हमारे अंदर जितनी कुदरती खासियतें हैं, कुदरती जज्बे हैं, ये सब क्या हैं? इंस्टिंक्ट है। ठीक है भाई, ये दो सेंटेंसेस अगर समझ में आ गए तो आगे चलें। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर अब ये लिखा था दुनिया का दस्तूर है, तो ये तो मिल गया हमें। अ ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड या अ प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड इज दैट, है ना, यूं भी हो सकता है। अ प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड इज दैट, इसी को आप मॉडिफाई करें तो यूं भी हो सकता है। इट लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहेंगे अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ज़्यादा सूटेबल लग रहा है यहाँ ट्रेडिशन के मुकाबले में। ऑफ द वर्ल्ड, रूल ऑफ द वर्ल्ड इज दैट नन इज फ्री फ्रॉम सॉरो। अब देखिए मज़ीद मॉडिफाई हो गया। पहले सेंटेंस तो बने ना, मॉडिफाई तो आप उसको बाद में करेंगे, ठीक। और सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सिंपथी इज़ एन इंस्टिंक्ट, ठीक है ना। अगर कुदरती खासियत है, बुनियादी खासियत होता तो हम कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, ठीक है ना। तो यूँ करते हैं। अच्छा जी, देख लीजिए इसको। फिर थर्ड सेंटेंस की तरफ जाते हैं और सैयद फैज़ान साहब देख रहे होंगे। थर्ड सेंटेंस ये है, मैं ये मिटाकर यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ जी, तीसरा सेंटेंस कह रहा है मैं उसकी शुस्ता, शस्ता भी कहते हैं इसको, तकरीर सुनकर दंग रह गया, यानी हैरान परेशान रह गया। अच्छा जी, एक सेंटेंस ये हो गया। और आखिरी है नंबर 4, अगर हर तरफ खुशी ही खुशी हो तो इंसान खुदा को भूल कर भी याद ना करे। अच्छा, बात तो सही है भाई, खुदा को भूल कर भी याद ना करे। ये जनाब दूसरा सेंटेंस है, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम देखते हैं इनको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो टेक्निक वही है, देखिएगा, गौर से देखिएगा। हाँ, मैं आई, बल्कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको। हाँ जी, मैं आई उसकी, हर शस्ता या शुस्ता दोनों मुस्तामिल हैं उर्दू में। दैट मीन्स शाइस्ता, यानी ऐसी लैंग्वेज जिससे ज़ाहिर हो रहा हो कि आला ख़ानदान से ताल्लुक़ है, बोलने वाले का ताल्लुक़ आला पढ़े लिखे नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसी लैंग्वेज, ठीक है ना।
इसको शुस्ता या शस्ता ज़बान कहते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है जेंटिल। जेंटिल, जेंटिल, ये जेंटल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, तकरीर को कहते हैं स्पीच। सुनकर, आफ्टर हेयरिंग, है ना, आफ्टर हेयरिंग या सिर्फ हेयरिंग ही काफ़ी है, हेयरिंग, हैविंग हर्ड भी कह सकते हैं। दंग रह गया, दंग रह जाने को कहते हैं। अच्छा, ये पास्ट टेंस से ज़ाहिर है, तो हम कहेंगे वॉज स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब है दंग रह जाना, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कैसे बनेगा। आई वॉज, सिर्फ रीअरेंज करना है, देखिए, स्पेल बाउंड, मैं दंग रह गया। हेयरिंग हर जेंटिल स्पीच। कितना आसान सेंटेंस है, बस एक वर्ड ने आपको परेशान किया। देखिए, कोई वर्ड मैंने अपने पास से ऐड नहीं किया, सब वही वर्ड्स हैं जो ऊपर थे, उनको रीअरेंज किया। टेक्निक वही है ट्रांसलेशन की। TT1, TT2, TT3 से अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस स्टेज तक आपको आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर इफ़, हर तरफ, एवरीवेयर, खुशी ही खुशी, हैप्पीनेस, हो। अच्छा, ये मेरी मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक हुई है मुझसे, मैं करेक्शन कर दूं। हो, तो हो या है इज़ हो जाएगा। अब मुझे यहाँ एक्सप्लेटिव लगाना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़, देयर, देयर लगाना पड़ेगा। देयर इज़ हैप्पीनेस एवरीवेयर, तो के लिए कॉमा आता है, इंसान, मैन, दैट्स वेरी सिंपल। खुदा को गॉड हो जाएगा। भूल कर भी, भूल कर, फॉरगेटफुली, भी यहां मैं इवन लगाऊंगा, इवन, फॉरगेटफुली, फॉरगेटफुली। हाँ, खुदा को याद करने का मतलब क्या है? याद करने का मतलब याद करे, याद करने का मतलब रिमेंबर नहीं है यहाँ, यानी खुदा का ख्याल आना, खुदा के बारे में सोचना, तो ये बीथिंक है, बीथिंक। अब इसके लिए, अच्छा, ये ना करे तो ना के लिए नॉट आ जाएगा बीच में, और बीथिंक के साथ ऑफ आता है। बीथिंक के साथ क्या आता है? ऑफ, ठीक है भाई। तो हमने देखा सारे वर्ड्स जमा हो गए। इफ़ के, अगर के लिए इफ़, हर तरफ के लिए एवरीवेयर, खुशी ही खुशी, हैप्पीनेस। हो, इज़, तो हमें देयर यूज़ करने पड़ेगा, देयर इज़ हैप्पीनेस एवरीवेयर, कॉमा, तो के लिए इंसान, मैन, खुदा, गॉड। भूल कर, फॉरगेटफुली। भी के लिए ऑल्सो भी आता है, इवन भी आता है, टू भी आता है। यहाँ इवन ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। याद करे, बी थिंक ऑफ, और ना का मतलब है नॉट। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसकी ट्रांसलेशन, पहले वाले सेंटेंस का स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिएगा आप। रिकॉर्डिंग में ये आसानी है कि आपको कॉपी नहीं करना पड़ता, आप स्क्रीनशॉट ले लें बस, ठीक है ना। अब देखिए, मैं ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ। मैन वुड, अब ये वुड मैंने लगाया है, क्यों भाई? करे, यहाँ पर ये कौन सा टेंस बना? तो ये तो कोई टेंस नहीं बना भाई, ये तो कंडीशनल हो गया ना, ठीक है ना, तो कंडीशनल हो गया, तो यहाँ पर वुड आएगा। इफ़, अच्छा मैं बताऊँगा अभी, ठहर जाइए, ये कौन सा स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया। मैन वुड नॉट बी थिंक ऑफ God even forgetfully if there
अब यहाँ इज़ के बजाय मैं इस्तेमाल करूँगा वर, कंडीशनल हो गया ना, देयर वर हैप्पीनेस एवरीवेयर। मैंने वर क्यों लगाया, तो आप याद कीजिए कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 3 हाइपोथेटिकल, ये हाइपोथेटिकल है, जस्ट इमेजिनरी है, इमेजिनरी कंडीशन है जिसे हम हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। यानी अगर ऐसा हो, हकीकत में ऐसा है नहीं, तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है और कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 5 है ये, ठीक है ना। तो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस CS के नाम से CS1, CS2, CS3, तीन हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की सीक्वल्स में, और CS1, CS2, CS3। तो CS3 में देखिएगा आपको ये वाली टाइप मिलेगी हाइपोथेटिकल कंडीशन। और हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या होता है कि इफ़ के साथ जो क्लॉज है यानी कंडीशनल क्लॉज, उसमें हमेशा वर इस्तेमाल होता है, कभी वॉज इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि जैसे मैं कहूँ इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, ठीक है ना, तो इसके बाद जो दूसरा क्लॉज है उसमें वुड वाला स्ट्रक्चर आता है या वुड हैव वाला। जैसे मैं कहूँ इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, अगर मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। और अगर मैं कहूँ अगर मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद कर चुका होता, तो इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो यहाँ पर वुड हैव वाला नहीं है, है ना कर चुका होता नहीं है, ना करे है। तो और यहाँ पर कंडीशन कैसी है, अगर हर तरफ खुशी ही खुशी हो, तो ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, रियल तो नहीं, कंट्री टू द फैक्ट है। हकीकत में हर तरफ खुशी खुशी हो नहीं सकती। तो कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट जो कंडीशन होती है, जो हकीकत के बरखिलाफ़ होती है, उसे हम हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। और हाइपोथेटिकल कंडीशन में वर्ब इस्तेमाल होता है वर, और सेकेंड क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये वुड आ गया और ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये हो गया इफ़, अगर यूँ उल्टा करके पढ़ें तो मैं यूँ भी हो सकता है, इफ़ देयर वर हैप्पीनेस एवरीवेयर, कॉमा, यानी इस सेंटेंस को आप यूँ भी लिख सकते हैं। मैं दूसरे स्टाइल से भी लिख कर दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। क्योंकि बाज़ बच्चे ये सोचते हैं कि क्लॉजेज आगे पीछे कर देने से शायद मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप इसी सेंटेंस को यूँ भी लिख सकते हैं, इफ़ there were happiness everywhere, comma, man would not। अब देखो, मैं अगर इस एडवर्ब को बीच में ले आऊं, even forgetfully रिमेंबर या बी थिंक ऑफ गॉड। देखिएगा मैंने क्या किया, ये जो एडवर्ब था इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इफ़ देयर वर हैप्पीनेस एवरीवेयर मैन वुड नॉट इवन फॉरगेटफुली बी थिंक ऑफ गॉड। ठीक है भाई। तो सैयद फैज़ान साहब, आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई और बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा भी हासिल किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम TT 9 के साथ हाजिर होंगे और ट्रांसलेशन मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नवेद नकवी को इजाज़त दीजिए। शाद रहें, आबाद रहें।